नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता, आपकी अपनी बहन, अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊँगी। स्टोरी मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि बहुत सी बहनें मेरी बहुत ज़्यादा विचलित हैं, परेशान हैं। समय अधिक लग रहा है जिसके कारण वो टूटने बिखरने लगी हैं। तो स्टोरी इसीलिए सुना रहे हैं कि वो परेशान ना हो, विचलित ना हो। कोई भी बड़ी चीज़ बनने में थोड़ा समय लगता है। तो आइए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। एक खुशहाल पति पत्नी बाजार गए। ठीक है, सभी लोग जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति खरीदी। ठीक है, और उसको घर पे ले आए। घर पर सभी लोग उस मूर्ति की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि मूर्ति इतनी सुंदर गढ़ी हुई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि अभी बोल देगी। तो जो महिला वो मूर्ति खरीद के लाई थी, वो उस मूर्ति की आंखों में आंखें डाल करके देखने लगी। और चूंकि मूर्ति इतनी ज़्यादा सुंदर थी, तो महिला बोली कि आप शायद इस दुनिया की सबसे सुंदर मूर्तियों में से एक हो। महिला ने ऐसा बोला ही था कि तभी जो मूर्ति थी उसमें से एक आवाज़ आती है और वो मूर्ति बात करती है कि मैं तो सिर्फ एक मामूली पत्थर थी, लेकिन पत्थर से मूर्ति बनने तक में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और क्या आप इस सफ़र के बारे में जानना चाहेंगी? लड़की डर गई बोलती हुई मूर्ति को देख करके। फिर भी उसने साहस किया और कहा कि मैं आपकी कहानी सुनना चाहूँगी, जानना चाहूँगी। तब जो पत्थर से बनी मूर्ति थी उसने अपनी कहानी सुनाई, जो कुछ इस प्रकार थी। पत्थर से मूर्ति बनने का सफ़र उसने कैसे तय किया। उसने बताया कि एक मूर्तिकार था जो मूर्ति बनाते हैं, जो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वह मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थरों को बाजार से ले आया। ठीक है, जब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए उस पर छेनी और हथौड़े से वार करता, तो पत्थर के अंदर से दर्द भरी आवाज़ आती कि मुझे बहुत चोट लग रही है, आह मुझे बहुत चोट लग रही है। तो मूर्तिकार उस पत्थर से कहता कि अभी थोड़ा दर्द सहन कर लीजिए, आगे चलकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर मूर्तिकार जब पत्थर पर फिर से छेनी हथौड़ी से काम करता तो वो पत्थर टूट कर बिखर जाता। जैसे हम आप में से कुछ लोग हैं, जो होता ये है कि जब कई बार असफलता मिलती है तो हम लोग टूट के बिखर जाते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़ करके दूसरा कार्य करने लगते हैं। सेम कंडीशन पत्थरों की भी होती है। फिर वह मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है और जब उस पर छेनी हथौड़ी से वार करता है तो दूसरे पत्थरों के अंदर से भी दर्द भरी आवाज़ आती है कि मुझे चोट लग रही है। तो मूर्तिकार दोबारा उस पत्थर से यही कहता है कि आप दर्द सहन कर लीजिए और आपका भविष्य बहुत बेहतर होगा। तो बहुत सारे पत्थर होते हैं जो टूट जाते हैं और उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर अचानक से एक पत्थर मूर्तिकार के हाथ में लगता है, जो मूर्तिकार से दर्द होने के बावजूद भी बोलता है कि आप अपना कार्य करिए और मैं आपके दर्द को बर्दाश्त कर लूँगा। ठीक है, पत्थर रोता रहता है, दर्द से कराहता रहता है, लेकिन मूर्तिकार से यही बोलता है कि आप अपने कार्य को रोकिएगा नहीं और मैं आपके दर्द को बर्दाश्त करूँगा। पहली चोट से लेकर के आखिरी चोट तक बार बार उस पत्थर को चोट पर चोट मिलती है। अलग अलग छेनियों से, अलग अलग हथौड़ों से उस पर चोट की जाती है। और क्या होता है कि पत्थर जो है एक मूर्ति का शेप लेने लगता है, जिसमें काफ़ी समय भी लगता है। फिर मूर्तिकार उस पत्थर को आग की भट्ठी में डाल देता है और कुछ समय के लिए उस पत्थर को आग की तपन में जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर को और अच्छा आकार देता है और उस पर कलर करता है और ये सब दर्द पत्थर बर्दाश्त कर ले जाता है। तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और फिर कुछ लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए उस मूर्तिकार के पास आते हैं और मूर्ति को खरीद लेते हैं। इतना कुछ सहना पड़ता है, तब जाकर एक पत्थर मूर्ति बनता है और तब जाकर लोग उस पत्थर को पूजते हैं। इसी तरह जब एक पत्थर को भी अपने आप की पूजा कराने के लिए
छेनी, हथौड़ी और आग की भट्ठी में जलना पड़ता है, तो एक इंसान को खुद को सफल बनाने के लिए मेहनत की भट्ठी में झोंकना पड़ेगा। बार बार असफल होने के बावजूद भी खुद को समेटना पड़ेगा, खुद को बिखरने नहीं देना है। और ये कहानी मैं सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि मुख्य सेविका भर्ती में कई सारी बहनें हमारी जो कि बहुत दिनों से लगी हुई हैं मूर्ति बनने के लिए, यानी कि सफल होने के लिए, और बार बार उनको असफलता ही हाथ लग रही है। कई एक बहनों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कितनी कितनी बार वो पॉइंटों से बाहर हो गई, या कभी कभी आपने देखा ही होगा शिक्षक भर्ती में प्राइमरी लेवल से बीएड को बाहर कर दिया गया। बहुत तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण थी कि भर्ती ही रद्द हो गई। तो इस तरह की चीज़ें उनके साथ लगातार होती चली आई हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल और 10 साल, 15 साल से वो लोग इंतज़ार कर रही हैं कि शायद वो अब सफल हो जाएं। और अब इतना ज़्यादा वो लोग विचलित हैं, इतना परेशान है कि उनको लगता है कि अब भी कुछ नहीं होगा। ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि अब आप लोग विचलित ना होइए। कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती है जिसकी सुबह ना हो। जब एक पत्थर मूर्ति बन सकता है तो आप लोग सफल क्यों नहीं हो सकती? क्या हुआ कि आप कई बार असफल हुई हैं, लेकिन ये भी तो ध्यान रखिए कि हम लोगों को बचपन से ही जब हम लोग स्कूल जाने लगते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कक्षा 8 तक नैतिक शिक्षा की बुक चलाई जाती है, महान विभूतियों की बुक चलाई जाती है। क्यों चलाई जाती है? कि उनको हम लोग पढ़ें और आत्मसात करें, और जीवन में जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं उनसे कैसे लड़ाई करना है, कैसे संघर्ष करना है, कैसे खुद को समेट के रखना है, ये चीज़ें, ये गुण हमारे अंदर विकसित हो जाएं। आपने बचपन में एक राजा की भी कहानी सुनी होगी जो युद्ध में हार करके एक गुफा में चला गया था, और एक मकड़ी से उसने शिक्षा प्राप्त की थी कि मकड़ी 7 बार ऊपर चढ़ी और गिर गई, लेकिन 8वीं बार मकड़ी सफल हो गई। तो वैसे ही आपको भी सोचना चाहिए, है ना? सफलता और असफलता साथ साथ चलती है। सफल वो ही लोग होते हैं जो बार बार असफलता झेलने के बावजूद भी मैदान में डटे रहते हैं। मैं कोई ये उपदेश नहीं दे रही हूँ, ना ही लेक्चर दे रही हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद ये बहुत सुख में है या बहुत संपन्न है, तो इसलिए हम लोगों को उपदेश दे रही हूँ। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी अपने जीवन में, इतने छोटे से जीवन में, कई बार गिरी और कई बार परेशान हुई, विचलित हुई, लेकिन बार बार मेरे परिजन, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जो भी मेरे शुभचिंतक थे, उन्होंने बार बार मुझे सहारा दिया और कहा कि लड़ते रहना है, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। मैंने इसके पहले भी बोला है कि जो लोग जीवित हैं वो संघर्ष करते हैं और मुर्दे संघर्ष किया नहीं करते। आप लोग उम्मीद बना के रखिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हाँ, कुछ एक चीज़ें हैं जो हो जाती हैं, और ऐसा नहीं कि केवल आपके साथ हो रही हैं। इन 34,000 के लगभग जो भी महिलाएं या लड़कियां हैं, जो भी हो रहा है उन सबके साथ हो रहा है। और केवल 34,000 की बात नहीं करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, विभाग चाहे कोई भी हो, एक कहते नहीं प्रक्रिया बन गई है कि भर्ती निकलेगी, फिर एग्ज़ाम के लिए परेशानी होगी, और एग्ज़ाम हो भी गया तो रिज़ल्ट के लिए परेशानी होगी, रिज़ल्ट हो भी गया तो कुछ लोगों को आपत्ति होगी। जो हमारे आपके बीच के हैं वो माननीय न्यायालय में चले जाएंगे, और माननीय न्यायालय में इतनी भीड़ है कि उस भीड़ में जाकर के खो जाना होता है। मुद्दा ये है कि हमारी मुख्य सेविका भर्ती में भ्रम ज़्यादा है। भ्रम का मतलब ये है कि कई सारे चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, और विडंबना ये है कि कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर हम लोगों की खबर को दिखा नहीं रहा है। हम लोगों की ही क्या, बेरोजगारों की खबर कोई दिखाना चाहता ही नहीं है, और ना ही कोई देखना चाहता है। तो ऐसे में हम लोगों को चुनाव करना है कि क्या सही है क्या गलत है।
भ्रामक जानकारियां लोग देते हैं, आप लोग उसी में परेशान रहते हैं। अभी तक संगठित ही नहीं हो पाए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कोई भी लड़ाई जब लड़ी जाती है तो इतिहास गवाह है कि मुट्ठी भर लोग ही सामने आते हैं और इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये भी आप लोग जानते हैं। आज मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग सिर्फ तमाशा देखने में लगे हैं और बहुत से लोग केवल न्यूज़ बताने में लगे हैं और ऐसे न्यूज़ बताते हैं जैसे कि वो स्वयं ब्रह्मा हो, उन्होंने ही सबका भविष्य लिखा है। कुछ एक लोग तो ऐसे न्यूज़ बताते हैं प्रेडिक्ट नहीं करते, उनको पता है, क्योंकि वो न्यूज़ बता रहे हैं इतने दिन से, तो उनको क्या, सबको पता है, आपको भी पता है जो बातें, लेकिन उनका प्रस्तुतिकरण इस तरीके का होता है कि ऐसा लगता है कि यही सबकी है। अभी मैंने देखा कि कुछ लोग बता रहे हैं कि फलाने माह में चीज़ें होंगी, तो कौन सा रॉकेट साइंस है मुझे नहीं पता चलता है। सबको पता है कि आचार संहिता हटेगी तो लड़कियां मानेंगी नहीं, अपने अपने स्तर से प्रयास करेंगी और उस प्रयास का ही परिणाम सामने आवेगा। तब वो लोग ये बोलेंगे कि देखो मैंने ये कहा था तो ये हो गया। अगर उनके वक्तव्य में, उनकी वाणी में इतना ओज है, इतनी शक्ति है और इतनी दिव्यता है, तो फिर वो लोग न्यूज़ ही क्यों बता रहे हैं। अब तक उनको भारत का प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए था, जब उनकी वाणी में इतना तेज है, ओज है कि वो जो कहते हैं वो हो ही जाता है। और मैं देखी हूँ कि बहुत से न्यूज़ चैनल कहते हैं कि जो कहा था वो हुआ, खुशखबरी फलाना ढमाका। तो जो भी भाई बहन इस तरह की न्यूज़ बताते हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ, मुझे अपनी छोटी या बड़ी बहन समझ करके आप लोगों की वाणी में इतना ओज है, मेरे लिए भी कह दीजिए कि भावी मुख्यमंत्री मैं ही बन जाऊंगी, है ना। जब आपके कहने मात्र से ही चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर इतने दिनों से लड़कियां परेशान हैं, आपको कह देना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने नहीं कहा। अब इसको क्या समझें। अगर आपके कहने मात्र से चीज़ें हो जाती हैं तो आपको कह देना चाहिए कि जाइए, आधी रात को आपका जो है नियुक्ति पत्र आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा या ऑनलाइन कर दिया जाएगा। खैर ये एक अलग मुद्दा है। इन सब चीज़ों को देख करके हृदय बहुत दुखता है, क्योंकि हम लोग बहुत दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि इतना प्रयास करने के बाद हम लोगों की कोई गलती भी नहीं है और हम लोग जो है इस भर्ती को ले के मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखे हुए हैं, परेशान हैं और इस परेशानी में आप लोगों का अपना अलग ही चल रहा है। चलिए ठीक है, मैं जान रही हूँ कि बेरोज़गारी इतनी चरम पे है कि अब क्या ही किया जाए। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि आपने चैनल बना लिया तो मैं इसीलिए बना ली कि जब सब लोग अपना दुकान चला रहे हैं तो हम क्यों पीछे रह जाएं, क्योंकि उस बेरोज़गारों की लिस्ट में मैं भी तो हूँ। तो जब सब भ्रामक न्यूज़ बता रहे हैं तो कम से कम जो मुझे जानकारी है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे सब पता है, जो मुझे जानकारी है मैं वो बता देती हूँ और जिन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है उनके बारे में सोचती हूँ और पता करती हूँ कि सही ही जानकारी आपको दूँ। कहानी मैंने सुना दी है, व्यथा मैंने अपनी रखी दी है आपके सामने। उम्मीद करती हूँ कि जो भी महिलाएं परेशान हैं और मुख्य सेविका भर्ती में अपना रिजल्ट चाहती हैं तो वो थोड़ा अपना बुद्धि विवेक लगावें, भ्रामक खबरों के चक्कर में ना आवें। बिना कर्म किए चीज़ें नहीं मिलती हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि फलाने माह में ये चीज़ हो जाएगी, ढमाके माह में ये चीज़ हो जाएगी, तो समझने वाली बात यह है कि बिना किए तो नहीं होगा। जब आप जान रहे हैं कि बिना स्टे हटे रिजल्ट आएगा नहीं, तो हमारा फोकस होना चाहिए स्टे हटवाने पर। और स्टे तभी हटेगा जब हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी पक्ष रखेंगे, या हम जाएं या ना जाएं, सरकार अपना पक्ष रखे या विभाग अपना पक्ष रखे, चलो आपके मन की ही बात कह देते हैं। लेकिन लोग कोर्ट जाते क्यों हैं? जब संबंधित विभाग या सरकार उदासीन हो जाती है तो मजबूरी बस लोग जाते हैं और उसका फ़ायदा भी मिलता है। बहुत सारे लोग जो है तुलना करते हैं कि फलानी भर्ती में कोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं कह रही हूँ कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं तो केवल मुख्य सेविका में क्या लड़कियों को बेबुद्धि समझते हैं क्या? लड़कियों को बेबुद्धि समझ करके सलाह देने आते हैं। वही लोग अन्य भर्तियों में जब लोग कोर्ट जाते हैं, उसके लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो वहाँ जा कर के लोगों को क्यों नहीं रोकते हैं? और मैं बहुत से ऐसे यूट्यूबरों को जानती हूँ कि उनका खुद का रिजल्ट स्टे लगा है, कोर्ट में फंसा हुआ है और स्वयं याची है,
स्वयं याची हैं, स्वयं कोर्ट में लड़ रहे हैं, उसके बावजूद सिर्फ मुख्य सेविकाओं को मुझे लगता है बेबुद्धि समझ करके यहाँ आते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये वो महिलाएं हैं जिनके बगैर आप होते ही ना। अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, समझदार समझते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चूँकि मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ तो ये मेरा धर्म है कहना आपसे कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ और आपको मोटिवेट करने के लिए, भर्ती हो जाने तक आपको संभालने के लिए। धन्यवाद।